हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम नालंदा करियर इंस्टीट्यूट में हैं और जैसे कि बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि हमें बताइए कि नीट से रिलेटेड काउंसलिंग के बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते थे और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं नीट काउंसलिंग में, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ पूछ रहे थे। और भी जो अन्य चीज़ें हैं नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि जो नीट की काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है? एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो आज हम उसी में डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में चाहिए हमें। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एमसीसी की जो वेबसाइट है उस पर बहुत सारे नोटिस जारी होते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। तो ये सारे जितने भी हमारे पास सोर्सेज है, ये सारे एमसीसी की जो ऑफिशियल साइट्स है वहाँ से लिए गए हैं एंड दे आर 101% ऑथेंटिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 29 जुलाई 2024 को ये नोटिस जारी किया गया था और इसमें बताया गया है कि इट इज़ hereby informed that NEET UG counseling for the academic session 2024 is expected to commence tentatively from 14th of August 2024। तो इसमें क्लियरली बोला गया है कि टेंटेटिवली नीट की काउंसलिंग कमेंस करेगी 14 अगस्त 2024 में। एंड तो हाल ही में एमसीसी की साइट पे टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया था एमसीसी की काउंसलिंग को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑल इंडिया कोटा यूजी काउंसलिंग 2024, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है 15% कोटा आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में, जो भी आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस काउंसलिंग के लिए है जो आप रेफरेंस भरते हैं कॉलेजेस की, ठीक है, तो उसके ऊपर है ये। तो जो फर्स्ट राउंड है स्टूडेंट्स, फर्स्ट राउंड का टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहेगा? तो जो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी, तो ये शुरू हो जाएगा 14 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रही है? इसमें रजिस्ट्रेशन आपकी शुरू होगी, आप कब रजिस्टर कर पाएंगे, और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस भी भरना पड़ता है। तो वो होगा 14 अगस्त 2024 टू 20 अगस्त 2024, ठीक है, अप टू 12 noon। एंड पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑफ 20 अगस्त 2024 एज पर सर्वर टाइम। तो 20 अगस्त 3 बजे तक आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। या तो चॉइस फिलिंग, तो आपको जो अब कॉलेज की चॉइस भरनी है वो कब उसका पोर्टल कब ओपन होगा? तो 16 अगस्त 2024 टू 20 अगस्त 2024, 16 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में चॉइस फिलिंग की जाएगी। मैं इस डॉक्यूमेंट का आपको PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम, तो आपको जो अपना चॉइस जब आपने फिल किया तो उसके बाद लॉक भी करना पड़ता है। तो वो कब से अवेलेबल है? फ्रॉम 4 PM, 4 बजे, 20 अगस्त के 4 बजे से लेके 20 अगस्त के 11:55 PM तक रात के, ठीक है। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, अब जो आपकी जो सीट अलॉट करनी है उसका प्रोसेस कब शुरू होगा? 21 अगस्त टू 22 अगस्त के बीच में उसका प्रोसेस शुरू होगा स्टूडेंट्स। और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपको सो एंड सो कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, वो 23 अगस्त को बता दिया जाएगा।
और इसके बाद आपको रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का एक नोटिफिकेशन हम कह सकते हैं वो दिया जाएगा, या कुछ भी दिया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको कब तक करना है रिपोर्ट या ज्वाइन वहाँ पे। तो 24 अगस्त के बीच, 24 अगस्त टू 29 अगस्त के बीच में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको फिजिकली जाके आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि यस आई एम हेयर। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय इंस्टीट्यूट्स, फिर 30 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक वेरीफाई होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, मे बी इट बी कास्ट सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट या जो भी मतलब फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी सर्टिफिकेट्स ज़रूरी है, अनिवार्य है, वो वेरीफाई होंगे कि वो रियल है, फेक तो नहीं है, या वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स कितना दिन लेता है, 3 दिन लेता है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कितना दिन तक चलेगा, मतलब कितना टाइम तक वो पोर्टल खुला होगा, तो 7 डेज तक खुला होगा। चॉइस फिलिंग या लॉकिंग 5 डेज तक चलेगी। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 डेज तक चलेगी, और रिजल्ट आपका 1 दिन में आ जाएगा। फिर रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग आपको 6 दिन में करना होगा। 6 दिन के अंदर अंदर आपको कोई भी डेट बता दिया जाएगा कि आपको इस डेट से पहले करना है, और डेट्स हम आपको पहले बता दिए कि 24 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आपको रिपोर्टिंग या ज्वाइन करना पड़ेगा उस कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 2 दिन तक चल सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा गाइस राउंड 1। राउंड 2, तो स्टूडेंट से टेंटेटिव डेट्स है, ये चेंज भी हो सकती है अभी 1 वीक के अंदर, पर 80% चांसेस है कि ये चेंज नहीं होगी। और जो डेट्स हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, या जो डेट्स एमसीसी की साइट में अपलोड की गई है, वो ही रहेगी, 80% चांसेस है। टेंटेटिव डेट्स का मतलब है अगर फिलहाल के लिए अभी ये शेड्यूल डिसाइड किया गया है, पर अगर कोई परिस्थितियाँ अच्छी नहीं रही या कोई सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आ जाती है तो वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो राउंड 2 की हम बात कर रहे थे, वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये चलेगा आपका 4 सितंबर से 5 सितंबर तक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट राउंड 1 की तरह ही सेम, तो इसका टेंटेटिव डेट है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए 5 सितंबर से 10 सितंबर तक। फिर चॉइस फिलिंग या लॉकिंग, आपको कब तक चॉइस फिल करना पड़ेगा, आपको अपने कॉलेजेस का चॉइस डालना पड़ेगा, फिर आपको उसको लॉक भी करना पड़ेगा जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होगी, तो वो चलेगा आपका 6 सितंबर से 10 सितंबर तक। ओके, और उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगी, तो उसका प्रोसेस चलेगा 11 सितंबर से 12 सितंबर तक। का आता है रिजल्ट आपका सेकेंड राउंड का आ जाएगा 30 सितंबर 2024 को। फ्रॉम 40 सितंबर टू 20 सितंबर के बीच में आपको रिपोर्ट एंड ज्वाइन करना पड़ेगा अपना मेडिकल कॉलेज। फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी आपकी 21 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच में। ठीक है, अब हम राउंड 3 पे आ जाते हैं। राउंड 3 का वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स चलेगा 25 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक, और राउंड 3 की रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 26 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आपको जो भी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी पड़ेगी अपने मेडिकल कॉलेज की, राउंड 4 राउंड 3 वो चलेगी 27 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, अब जो आपको सीट अलॉट होगी उसका प्रोसेस राउंड 3 के लिए चलेगा 3 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक, और रिजल्ट आपका आएगा राउंड 3 का 5 अक्टूबर को। और आपको रिपोर्ट और ज्वाइन करना पड़ेगा जो आपको अलॉट हुआ है मेडिकल कॉलेज 6 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर के बीच में। और वेरिफिकेशन आपका राउंड 3 के लिए डॉक्यूमेंट्स का होगा 13 अक्टूबर टू लेके
13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। ओके तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था कि जो लास्ट राउंड होता है उसे कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और प्रीवियस वीडियो में भी हमने बहुत सारे जो बीच में स्टेप्स होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल में बात किया था, तो आई होप वो आपने देखा होगा। और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसकी टेंटेटिव डेट्स है, जो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है वो 16 अक्टूबर 2024 को शुरू हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा 16 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक। चॉइस फिलिंग जो आपको करनी पड़ेगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए वो 17 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हैं, वो पोर्टल ओपन होगा। एंड प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए वो चलेगा 21 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर को। रिजल्ट आएगा आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का 23 अक्टूबर में। एंड रिपोर्टिंग आपको रिपोर्ट या ज्वाइन करना पड़ेगा, जो भी आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ होगा उसको आपको रिपोर्ट करना है 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में। ओके उसके बाद जो भी आपका सो एंड सो आपका मेडिकल कॉलेज में जाके आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एमसीसी की काउंसलिंग में नोटिस जारी हुआ है 30 जुलाई को, और इसमें कहा गया है कि काइंड अटेंशन नीट यूजी कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज है एंड चिल्ड्रन और विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है उनके बारे में नोटिस जारी हुआ था कि इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन और विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स टू बी रेडी फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, कि उन्हें अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रेडी करवाने पड़ेंगे अगर आपको एलिजिबल होना है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए और चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कोटा के लिए। तो CW कैंडिडेट्स टू बी इन टच विद दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड MCC वेबसाइट फॉर अपडेट्स। जो CW कैंडिडेट्स हैं हमें उन्हें टच में रहना है, उन्हें बार बार चेक करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट और MCC की साइट। तो आप फ्रिक्वेंटली वहाँ पे जाके चेक करते रहिए कि कोई नई अपडेट तो नहीं है या आपसे रिलेटेड। ठीक है, तो एंड PWD कैंडिडेट्स टू टेक अपॉइंटमेंट विद एनी ऑफ द नियरेस्ट फिजिबल सेंटर आउट ऑफ 16। तो जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनता है वो 16 नोटिफाइड सेंटर्स है उसके लिए, वो वहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको कितना आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है। ठीक है, 50% है, 60% है। तो काइंडली रेफर टू द लिस्ट ऑफ सेंटर फॉर द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। हम उन 16 सेंटर्स के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे CW कैंडिडेट्स है चिल्ड्रन एंड विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट है उनको एक तो पहली बात जो CW वाले कैंडिडेट्स हैं उनको टच में रहना है किसके MCC की साइट में और दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट में, कोई भी नई अपडेट्स कभी भी आ सकती है। ठीक है, एंड सेकंड बात ये है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट है उन्हें जो उनके 16 नियरेस्ट लॉट जो सेंटर्स होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करवाएंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट विद परसेंटेज क्राइटेरिया की कितनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी उपस्थित है एक पर्सन में। ठीक है, तो अभी हम उन 16 सेंटर्स के बारे में भी बात करेंगे आगे। तो जैसे कि ये भी देख सकते हैं आप कि ये भी नोटिस भी जारी किया गया था। ठीक है, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा। तो इसमें भी वही बताया गया है कि जो हमारे CW कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स है उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो साइट है, ये जो साइट है यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसके टच में रहना है कि कोई भी नई अपडेट आ सकती है या आपको कहा जा सकता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, तो
जैसे कि मैंने बताया था कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने जो नियरेस्ट 16 सेंटर्स है तो वहाँ पे जाके अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। और अब हम उन 16 सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर्स हु विल इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर्स है, ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे सर्टिफिकेट्स, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ओके, एज पर एनएमसी नॉर्म्स। तो पहला सेंटर है आपका, पहला सेंटर कहाँ है स्टूडेंट्स? वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली में। सेकंड सेंटर है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, मुंबई में। थर्ड सेंटर है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता। फोर्थ सेंटर है आपका मद्रास मेडिकल कॉलेज, एमएमसी, चेन्नई। फिफ्थ सेंटर है आपका ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जेजे हॉस्पिटल कंपाउंड में, मुंबई, महाराष्ट्र। सिक्स्थ सेंटर है आपका गोवा मेडिकल कॉलेज, गोवा में। सेवेंथ है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, केरला में। एंड एट्थ है आपका एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान में। नाइन्थ सेंटर है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेक्टर 32, चंडीगढ़। 10th है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला, स्टेट डिसेबिलिटी बोर्ड, त्रिपुरा। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटीज, बांद्रा, मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र में। फिर एम्स नागपुर, ये भी हमारा सेंटर है नागपुर, महाराष्ट्र में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आरएमएल हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। फिर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली। उसके बाद 16th एंड लास्ट सेंटर है हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग, मैसूरू में, कर्नाटका में, ओके। तो ये जो हमारे 16 सेंटर्स है ये है हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर्स, इन्हें हम कहते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर्स। ये सेंटर्स प्रोवाइड करवाएंगे, इशू करेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स, ओके। तो इसका भी मैं स्टूडेंट्स पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि कोई भी कैंडिडेट जिसको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके लिए फ्लेक्सिबल रहेगा, आप वहाँ से ही डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो फाइनली अब हम आते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर AIQ काउंसलिंग 2024। तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए, नीट यूजी 2024 के लिए, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर AIQ काउंसलिंग 2024। तो कभी ऐसा होता है कि जिन कैंडिडेट्स को फुली अवेयरनेस ना हो वो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, ह्यूमन नेचर है भूलना। इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लाए हैं ताकि आप एक क्रॉस चेक करते रहे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे कंप्लीट है एंड आप कुछ भूल तो नहीं रहे हो। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय MCC, जो आपको लेटर अलॉट किया गया है MCC के द्वारा वो आपको आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड्स ऑफ एग्ज़ाम इशूड बाय NTA, जो सॉफ्ट कॉपी है आपके एडमिट कार्ड की, ठीक है, जो जब आप एग्ज़ाम देने गए थे नीट का, तो वो भी चाहिए होगा। और रिवाइज्ड रिजल्ट और रैंक लेटर इशूड बाय NTA। तो स्टूडेंट जैसे सबको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 19 जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था उसके बाद जो रिजल्ट है वो रिवाइज हुआ है, तो उसके बाद जो स्कोर कार्ड है वो भी रिवाइज हुआ है सभी बच्चों का। तो जो आपका रिवाइज्ड स्कोर कार्ड आपके पास है वो आपके पास होना चाहिए, ना कि जो पुराना आपका रिजल्ट था, ओके। आई एम रिपीटिंग इट कि जो आपका रिवाइज्ड रिजल्ट है, रिवाइज स्कोर कार्ड है, वो चाहिए, ओल्ड रिजल्ट नहीं चाहिए। तो रिवाइज रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय NTA। फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो कई मैट्रिक सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिनों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है, तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद क्लास 10th सर्टिफिकेट, अगर क्लास 10th सर्टिफिकेट है तो आपको DOV का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और क्लास 10th + 2 सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद है क्लास 10th + 2 मार्कशीट
अब कई बोर्ड्स डिफरेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं, +2 का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाते हैं कई बोर्ड्स, और कई बोर्ड्स मार्कशीट भी प्रोवाइड करवाते हैं। पर कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मार्कशीट ही देते हैं, तो उस केस में मार्कशीट विल डू फॉर बोथ, सर्टिफिकेट का काम भी करेगी मार्कशीट और एज अ जो मार्क्स स्कोर कार्ड है उसका काम भी करेगी। ठीक है, फिर 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज ए फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो आपने अपना फोटो लगाया था वही सेम फोटो, और कितने फोटोज, 8 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, वही सेम फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम फिक्स किया था। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड चाहिए या पैन कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या पासपोर्ट, जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए कैंडिडेट्स विल गो फॉर आधार कार्ड। ओके, अब फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। तो जो एनआरआई कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है? पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सरर एंड एम्बेसी सर्टिफिकेट। ठीक है, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, जो एफिडेविट है स्पॉन्सरशिप का, जो स्पॉन्सरशिप एफिडेविट है वो भी चाहिए होगा, स्टेटिंग दैट स्पॉन्सरर इज रेडी टू बियर द एक्सपेंस फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, जिसमें ये लिखा गया होगा कि जो स्पॉन्सर है वो रेडी है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे पूरे ड्यूरेशन के लिए, जितनी भी आपकी लंबी पढ़ाई चलेगी उस ड्यूरेशन में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको उठाने के लिए वो स्पॉन्सर रेडी है। एंड थर्ड वन इज रिलेशनशिप एफिडेविट। तो जो रिलेशनशिप एफिडेविट है कि आपका जो कैंडिडेट है उसका जो स्पॉन्सर के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये था एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए। तो हम अब बात करते हैं जो हमारे फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स है और जो ओसीआई एंड हमारे पीआईओ कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो जो हमारे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाले कैंडिडेट्स हैं एंड हमारे पर्सन विद इंडियन ओरिजिन वाले कैंडिडेट्स है उनके लिए जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है उसका कार्ड नंबर जो उस पे होगा वो रिक्वायर्ड है, वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट विद कार्ड नंबर डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। एंड अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे कि द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फ्लोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बताया, तो हम उस पे आते हैं। तो SC एंड ST सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। SC और ST सर्टिफिकेट issued by the competent authority and it should be in English और हिंदी। ध्यान रहे कैंडिडेट, जो भी आपका SC और ST का सर्टिफिकेट है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में ही होना चाहिए। सब कास्ट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उस पे जो आपकी सब कास्ट है वो भी क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। सम ऑफ द स्टेट्स इंसिस्ट फॉर इंग्लिश वर्जन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। कई स्टेट्स ऐसी है जो सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का। इन केस द सर्टिफिकेट इज इन रीजनल लैंग्वेज, और कई सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जो कि रीजनल लैंग्वेज में इशू किए गए होते हैं, जो एक एरिया की अपनी रीजनल लैंग्वेज है उसी भाषा में वो सर्टिफिकेट इशू किए गए होते हैं। तो इन दैट केस द स्टूडेंट या कैंडिडेट शुड कैरी एन अटेस्टेड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन इंग्लिश और हिंदी। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज में है तो ध्यान रहे कि आपको उसकी अटेस्टेड कॉपी, ट्रांसलेटेड कॉपी होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का।
कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज में है तो आप उसे प्रॉपरली अभी और उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी और अटेस्टेड होनी चाहिए वो, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में करवा ले ट्रांसलेट उसे। ठीक है, तो अब आते हैं हम ओबीसी के सर्टिफिकेट पे, जो ओबीसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं जिसे, और नॉन क्रीमी लेयर भी कहा जाता है जिसे, कि एक फिक्स्ड इनकम फैमिली इनकम डिसाइडेड होती है। अगर उस इनकम से नीचे अगर आप आते हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। तो जो आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, वो आपके पास होना चाहिए, वो अनिवार्य है। और जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो 16 सेंटर्स है उसके लिए, तो उसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम अ ड्यूली कंस्टिट्यूटेड एंड ऑथोराइज्ड मेडिकल बोर्ड इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट बाय द डेजिग्नेटेड सेंटर्स। जिन सेंटर्स के बारे में हमने पहले बात की है, वो 16 सेंटर्स से आपका सर्टिफिकेट ऑथोराइज्ड होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए? उन 16 सेंटर से ऑथोराइज्ड, सिर्फ उन ही 16 सेंटर से स्टूडेंट्स। नो अदर PWD सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी हॉस्पिटल विल बी एंटरटेन्ड। उन 16 सेंटर्स के अलावा अगर आप कहीं से अपना पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ला रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा। एंड EWS सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो हमारा EWS कैंडिडेट्स है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो उनका सर्टिफिकेट बनेगा, तो वो भी आपके पास होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी काउंसलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है काउंसलिंग के लिए, वो हमने आपको बता दिया। और इसके साथ ही हम आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है? नालंदा करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा अंदाज़ा है कि इस बार का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। एंड वी नो डैट स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बट अनएक्सपेक्टेडली कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। और इसमें वो स्टूडेंट्स भी है जो अबव 500 मार्क्स वाले हैं या 530 मार्क्स वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप एक और साल नीट की प्रिपरेशन के लिए देना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि आपको MBBS की सीट ही चाहिए, यू आर रेडी कि आप एक और साल ड्रॉप करना चाहते हैं या आप फर्स्ट ड्रॉप लेना चाहते हैं, एंड आपका स्कोर 500 से अप है, तो हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, और काफ़ी हैवी स्कॉलरशिप देंगे उन बच्चों को जिनका 500 से अप स्कोर है। अगर वो नालंदा करियर इंस्टीट्यूट में आते हैं और प्रॉपर बैच में एनरोल होते हैं तो हम 50% स्कॉलरशिप में उनका एडमिशन करवाएंगे। आपको सिर्फ 50% फॉर द होल ईयर फीस भरना पड़ेगा, बाकी नालंदा करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, and all the best for your counseling. Thank you so much students.